1, 2, 3, 4. Hello friends. Welcome to the Public Servant Rules and this is me सोनू श्रीवास्तव एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे CCS कंडक्ट रूल्स 1964 के बारे में। ये वीडियो हमारे CCS कंडक्ट रूल 1964 सीरीज का थर्ड पार्ट है यानी पार्ट 3। अगर आपने मेरे पिछले CCS कंडक्ट रूल्स के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि आने वाले वीडियोस में हम CCS कंडक्ट रूल्स को रूल बाय रूल डिस्कस करेंगे। सो हियर वी आर विद आवर फर्स्ट वीडियो। आज से हम CCS कंडक्ट रूल्स को रूल बाय रूल डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रूल 1। तो बने रहिएगा इस सीरीज में, इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत लोगों का कहना है कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती है, बट आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। मेरा मोटिव सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है, बल्कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनके राइट्स और रूल्स के बारे में सशक्त करना, अवगत कराना भी है। इसलिए मेरा मानना है कि वीडियोस अगर लंबी होती हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल्ड वे में बात होती है। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं CCS कंडक्ट रूल्स के इस वीडियो से और बात करते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन के बारे में। आप गौर करेंगे कि बहुत सारे जो रूल्स होंगे उसके अंदर सब रूल्स भी होंगे, जैसे इसमें भी सब रूल्स है, ये 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे सब रूल्स इसमें भी होंगे। पहला सब रूल बात करता है कि हम जो ये रूल्स पढ़ेंगे इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964। दूसरा सब रूल बात करता है कि ये रूल इफेक्टिव कब से होगा, तो जब से गवर्नमेंट ने इसे नोटिफिकेशन पब्लिक के लिए नोटिफिकेशन लागू करेंगे तब से ये इफेक्टिव होता है। तो कब से इफेक्टिव है, ये 30 नवंबर 1964 से इफेक्टिव है। ठीक है। तीसरा सब रूल बात करता है कि ये किन तरीके के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, तो ये रूल CCS कंडक्ट रूल्स उन सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पर लागू होगा जो किसी भी सिविल सर्विस या पोस्ट के लिए काम करते हैं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। इसमें जो डिफेंस में जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इंक्लूडेड है, यानी अगर कोई सिविलियन इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में अगर कोई सिविलियन काम कर रहे हैं तो ये CCS कंडक्ट रूल्स उन पर भी लागू होगा। अब प्रोवाइडेड है कि अभी तो हमने बात कर ली कि ये किन पे लागू होगा, अब हम जानते हैं कि ये किन तरीके के एम्प्लॉयज़ पे लागू नहीं होगा। तो इसी जो रूल सब रूल 3 है, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं A से लेकर C तक, जिसमें बताया गया है क्लॉज A में कि ये जो CCS कंडक्ट रूल्स है ये किसी भी तरीके के रेलवे सर्वेंट्स पे लागू नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने ये जो पॉइंट 1 से लेकर 3 तक है इसको समराइज कर दिया। मैंने क्लियर बता दिया है कि ये किसी भी रेलवे सर्वेंट्स पे लागू नहीं होगा। किन पे, क्योंकि आप जब रूल पढ़ोगे तो उसमें रेलवेज के अलग अलग टाइप के कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ का नाम दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट मैं बस क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि ये CCS कंडक्ट रूल्स किसी भी रेलवे सर्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, ये किसी भी ऑल इंडिया सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, CCS कंडक्ट रूल्स उन्हें भी कवर नहीं करता, उनके लिए एक अलग सा कोड है। फिर तीसरा क्या है, अगर प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्डर से अगर किसी एक स्पेसिफिक तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इस रूल के अंतर्गत लाना चाहती है या इनसे एग्जेम्प्ट करना चाहती है तो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये CCS कंडक्ट रूल्स किन पर लागू होता है और किन पर लागू नहीं होता है। अब रूल नंबर 1 में आपको एक विशेष बात का ध्यान ये देना है कि जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था और मैंने बताया आपको कि CCS कंडक्ट रूल्स किसी भी रेलवे सर्वेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर कोई ऐसा सिविलियन एम्प्लॉय जो कि रेलवेज में ट्रांसफ़र होता है और वो जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ अ टेम्परेरी ट्रांसफ़र, वो कोई परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं है, तो जब तक वो बंदा रेलवेज में काम करेगा तब तक उस पर CCS कंडक्ट रूल्स लागू होगा। यानी उसमें ऐसा सीन नहीं होगा कि अगर कोई एक बंदा है जो किसी एक दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसे टेम्पररी ट्रांसफ़र कर दिया गया है रेलवेज में, और अब क्योंकि वो रेलवे का में ट्रांसफर्ड है तो उस पर CCS कंडक्ट रूल्स लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
अगर कोई बंदा टेम्पररी ट्रांसफ़र होता है रेलवे में तो उस पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स लागू होगा तब तक जब तक कि वो वहाँ उस डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में। अब रूल नंबर 2 बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस यानी उन वर्ड्स का डेफिनेशन जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो कि आगे रूल में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उन वर्ड्स का यूज़ होगा, तो उनका मतलब क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, वो बताता है रूल नंबर 2। अब इसमें क्या है, बहुत सारे वर्ड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर आप रूल पढ़ोगे तो मैंने सारे वर्ड्स को इसमें नहीं रखा है क्योंकि दैट विल वेस्ट लॉट ऑफ आवर टाइम। तो जो ज़रूरी चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो कि जानना आपको बेहद ज़रूरी है, मैंने सिर्फ उन्हें ही इंक्लूड किया है इस रूल में। तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आप देखोगे इसमें डेफिनेशन है, वो है गवर्नमेंट सर्वेंट का डेफिनेशन। तो रूल 2 का जो सब क्लॉज बी है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताया गया है। अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं किसे? तो इस रूल के हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होता है किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए या पोस्ट के लिए, जिनका डायरेक्ट रिश्ता होता है यूनियन से। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें जो डिफेंस सेक्शन में भी जो सिविलियन काम करते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ इसमें माने जाते हैं। तो यानी गवर्नमेंट सर्वेंट इन शॉर्ट यही होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सिविल सर्विसेज में, सिविल पोस्ट के लिए, यानी सिविलियन, इन शॉर्ट सिविलियन, विच इंक्लूड्स सिविलियन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, अब इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है कि मान लीजिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, कॉरपोरेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या हो सकता है कि सरकार की लोकल अथॉरिटी, मतलब पंचायत लेवल, गांव लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इस सब लेवल पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें भी इस रूल के तहत माना जाएगा कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। यानी इसमें आप मान लीजिए कि जितने भी हमारे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट्स के जितने बैंक्स हो गए, तो वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें ये मायने बिल्कुल नहीं रहेगा कि उनका सैलरी हम कहाँ से पे कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड से कर रहे हैं या किसी और फंड से कर रहे हैं, पर अगर वो इन सब चीज़ों, मतलब ये जो कंपनी, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, अगर उसमें अगर वो कोई बंदा काम कर रहा है तो उसे भी इस रूल के तहत गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है कि आप ये क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट आखिर कहते किन्हें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की डेफिनेशन देखते हैं। अब जो सब रूल सी है वो डिफाइन करता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके मेंबर ऑफ द फैमिली किसे माना जाता है एज पर CCS कंडक्ट रूल्स। ठीक है, तो किसे माना जाता है? तो पहले नंबर पे क्या है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ या हस्बैंड है, वो इररिस्पेक्टिव कि वो साथ में रहते हैं या अलग अलग जगह पर रहते हैं, मायने नहीं रखता, पर अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ या हस्बैंड है तो उसे फैमिली का मेंबर माना जाएगा। ठीक है, बट उसमें क्लॉज क्या है कि अगर कोई वाइफ या हस्बैंड किसी कोर्ट के आदेश से अगर अलग रह रहे हैं, यानी डाइवोर्सी हैं या किसी भी कोर्ट के आदेश से उन्हें अलग रहने को कहा गया है, तो ये मेंबर्स ऑफ द फैमिली नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब वाइफ और हस्बैंड के अलावा और किसे मेंबर ऑफ द फैमिली माना जाता है? तो जो बच्चे होते हैं, सन या डॉटर, जिसमें सौतेले जो बच्चे होते हैं, स्टेप सन स्टेप डॉटर भी माने जाते हैं, पर वो तब तक माने जाएंगे जब तक वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर पूर्ण तरीके से निर्भर हो। ठीक है, यानी उनका कोई इनकम ना हो। ठीक है ना, तो वो तब तक, जब तक वो पूर्ण तरीके से हर चीज़, खान पान और सभी चीज़ के लिए अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट है, तब तक वो मेंबर ऑफ द फैमिली कहलाते हैं। ठीक है, बट अगर कभी ऐसा हो कि कोर्ट के आदेश से अगर किसी बच्चे की कस्टडी हटा दी गई हो, तो उस बच्चे को उस गवर्नमेंट सर्वेंट के मेंबर ऑफ द फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट पॉइंट में था कि अगर हस्बैंड वाइफ का अगर डाइवोर्स हो जा रहा है तो वो भी मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं कहलाएंगे। अब उस केस में अगर किसी बच्चे की कस्टडी
भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिल रही है तो वो बच्चा भी मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं कहलाएगा। और किन्हें मेंबर ऑफ द फैमिली माना जाता है? तो ऊपर के जो 2 पॉइंट्स थे उन्हें छोड़कर और भी कोई ऐसे लोग हैं मेंबर फैमिली मेंबर जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट से जिनका खून का रिश्ता है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे पूर्ण तरीके से निर्भर है, उन्हें भी मेंबर ऑफ द फैमिली माना जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट के माता पिता, ठीक, भाई बहन इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3, जो कि जनरल रूल्स हैं। उसमें बस बताया गया है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, तो मैं इसमें ज़्यादा विशेष आगे बढ़ूंगा नहीं। फिर आगे जो रूल 3A है वो बात करता है प्रॉप्टनेस और कर्टसी के बारे में, यानी आदर। आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें कभी भी डिसकर्टियस मैनर में बात नहीं करनी है, काम नहीं करना है, मतलब किसी को इंसल्ट नहीं करना है। वो क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट है तो उनको पब्लिक फेथ, पब्लिक गुडनेस के लिए रखा गया है, तो पब्लिक से अच्छा बर्ताव करें, किसी भी तरीके की डायलेटरी टैक्टिस ना करें, मतलब काम है फिर भी उसे जानबूझकर डिले किया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है जानबूझकर, तो ऐसा नहीं करना है। अपने काम के प्रति, अपने जो जनता है उसके प्रति उन्हें सद्भावना रखनी है, सिंपैथी रखनी है और आदरपूर्वक काम करना है। तो ये था रूल 3 और 3A। आगे है रूल 3B, जो बात करता है ऑब्जर्वेशंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है कि सभी गवर्नमेंट सर्वेंट से हमेशा ये उम्मीद रखी जाती है कि वो हमेशा गवर्नमेंट की जितनी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, सरकार की जो भी नीतियां और पॉलिसीज है विभिन्न विषयों पर, जैसे शादी के उम्र को लेकर, पर्यावरण के बचाव को लेकर, जनजीवन के बचाव को लेकर, कल्चरल हेरिटेज के बचाव को लेकर, ठीक है, और खासकर महिलाओं के प्रति जो भी क्राइम हो रहे हैं उनके बचाव को लेकर जितने भी सरकार के नियम और पॉलिसीज हैं, वो ये माना जाता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट उन सभी पॉलिसीज को मानेंगे हमेशा। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन टू दिस रूल विच इज़ रूल 3C। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का। रूल 3C बात करता है पॉश के बारे में। पॉश यानी प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन शोषण एवं उत्पीड़न पर रोक। मैं आपको बता दूं ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, रूल 3C। अब इसका रूल 1 क्या कहता है, सब रूल 1 क्या कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी किसी भी कार्य में लिप्त नहीं पाना चाहिए जिससे कि एक महिला के प्रति यौन शोषण या उत्पीड़न की सद्भावना आती हो, ठीक है। अब यौन शोषण या महिला उत्पीड़न का जो वर्ड है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किन किन ऐसे एक्टिविटी है जिसे एक महिला के प्रति यौन शोषण या महिला के प्रति उत्पीड़न का एक्ट माना जाएगा। तो पहला क्या है, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, यानी शारीरिक तौर पर अगर किसी तरीके का आप इम्प्रॉपर टच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं एक महिला को, तो उसे यौन शोषण की डेफिनेशन में रखा गया है। दूसरा क्या है कि यौन शोषण के लिए डिमांड करना, यौन शारीरिक रिश्ते के लिए डिमांड करना किसी महिला से, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। तीसरा क्या है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, किसी रंगीन कोई एक स्पेसिफिक रंग दिखाकर यौन शोषण या शारीरिक रिश्ते की डिमांड करना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। शोइंग पोर्नोग्राफी, पॉर्न मूवीज़ दिखाना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। और कुछ ऐसा अनवेलकम फिजिकल या वर्बली या ऐसा नर वर्बल चीज़ जिसे माना जाता है कि ये एक सेक्सुअल नेचर का है, एक इशारा हो जो कि एक महिला को अनकंफर्टेबल कर सके, तो इस तरीके का अगर कोई भी अनवेलकमिंग एक्टिविटी होगा तो इसे सेक्सुअल हरासमेंट में माना की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक एक जो पॉइंट से यही बस एक स्पेसिफिक सेक्सुअल हरासमेंट में है। या तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है या नंबर ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो उनसे भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इन सभी के अतिरिक्त कुछ और गतिविधियां हैं जिसे सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है।
ठीक है। जैसे इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, कि अगर किसी को नौकरी देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए, लोभित करने के लिए अगर आप उनका यौन शोषण कर रहे हो तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। अलग तरीके की ट्रीटमेंट या धमकाने की, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में उसे धमका रहे हो कि अगर आपको ऐसी फेवर नहीं मिलेगी तो उसके वजह से उनके जो महिला है उसकी नौकरी को खतरा है, तो ऐसी धमकी देने पर भी या अलग तरीके का ट्रीटमेंट करने पर भी उनको, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। उनके अभी के प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को किसी भी हद से बिगाड़ने की कोशिश करना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। उनके कामों को इंटरफेयर करना, उनके लिए एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बनाना जिसमें कि उनका आप कांटेक्ट बाकी स्टाफ से दूर कर दें, उसे अकेले छोड़ दें, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। 5वां है उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको बेइज्जत करना, सभी के सामने उनकी डिग्निटी को तार कर देना जिससे कि उनके हेल्थ और सेफ्टी पर भी असर पड़े। तो ये सब भी अगर इस तरीके का कार्य है तो इसे भी सेक्सुअल हरासमेंट यानी महिला यौन शोषण या उत्पीड़न माना जाता है। अब इसी रूल में आगे वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया है कि ऐसे कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसे कार्यस्थल माना जाएगा। तो पहला, आप जैसे देख सकते हो कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या PSU इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी वो महिला काम कर रही हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस्ड हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरा क्या है, किसी भी तरीके का हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स। तीसरा, कोई भी ऐसा प्लेस जो एज अ गेस्ट हाउस यूज़ हो रहा हो या घर, वहाँ पर। चौथा, कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्टेडियम, कंपटीशन, ठीक है, वहाँ पर, और या स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है वैसी जगह पर। या लास्ट, अगर वो कहीं पर कोई जर्नी कर रही है किसी, चाहे वो डेपुटेशन में हो, टूर पर हो या ऑफिशियल ड्यूटी में हो, अगर किसी भी जगह पर वो जर्नी करके जा रही है, ट्रैवल करके जा रही है, वहाँ से आ रही है, तो उस जगह पर भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि महिला यौन शोषण, वहाँ पर भी अगर महिला को झेलना पड़ता है तो उसे भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने रूल 3C तक कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। सो विल मीट अगेन ऑन CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का पार्ट 4 में ऑन दिस वेरी चैनल पब्लिक सर्वेंट रूल्स विद सोनू श्रीवास्तव। बने रहें मेरे साथ, खूब सारा प्यार दें, सहयोग करें। जो भी कमेंट्स है वो आप ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब मैं दूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें सोनू श्रीवास्तव के साथ इन द पब्लिक सर्वेंट रूल्स। So best of luck for your job, best of luck for your job application, best of luck for your examination. Thank you very much. See you in the next video. Bye.